नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। गुरुग्राम पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कर्मचारी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों की बैठक ली है। इस बैठक में कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग निर्माण में लगे मजदूरों का उत्थान और उन्हें सरकारी योजना का फायदा मिल सके, इसको लेकर मंथन किया गया। बैठक में अधिकारियों से और सदस्यों से सुझाव लिए गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि गुरुग्राम में करीब 12,50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन सभी मजदूरों को बेहतर सुविधा और स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा मिल सके, इसके लिए बोर्ड की तरफ से काम किया जा रहा है। साथ ही कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में लगे मजदूरों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए गुरुग्राम में 500 बेड का ईएसआई हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं जो बिल्डिंग में, सड़कों में काम करते हैं, उनकी अगर कोई स्किल इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग हो और दूसरी लोकेशन पे हो तो उसके लाने जाने का खर्चा भी बोर्ड करे। तो डिपार्टमेंट को बोल दिया गया है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर अपनी एक तैयारी करके बताएं। दूसरा, क्योंकि अब बेसिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सीमित हो चुके हैं और पहले बोर्ड 8,000 रुपया कंस्ट्रक्शन में आने वाले कोई भी इक्विपमेंट की परचेज के लिए बोर्ड के मेंबरों को देते थे, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं। तो ये एक सुझाव बोर्ड के पास आया है जिसको बोर्ड में। गुरुग्राम में बारिश होने से पहले जलभराव को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है। जलभराव की समस्या कम हुई है। सरकार की कोशिश गुरुग्राम से जलभराव की समस्या को बिल्कुल खत्म करना है। देखिए, पिछले वर्ष 112 mm बारिश आने पर गुरुग्राम भरा हुआ था। इस बार 188 mm बारिश के बावजूद भी पहले से इम्प्रूवमेंट आई है, मगर परफेक्शन नहीं आई। और ये इसीलिए है कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट कई इलाकों में। एक सबसे बड़ी समस्या जो पहले गुरुग्राम में आती थी वो ये थी कि जो हमारे ड्रेन थी गुड़गांव से दौलताबाद बादशाहपुर होते हुए जाती थी, उसमें एक किसी व्यक्ति ने कोर्ट केस कर रखा था। वो शुरू करेंगे और जैसे ही उसका ऑक्शन प्रोसेस शुरू होगा, मुझे लगता है कि जो समस्या थी इससे लोगों को। हरियाणा में कोरोना महामारी पर लगाम लगाने की सरकार सक्रिय है। लगातार प्रदेश में शुक्रवार को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी ड्राइव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर में एक बार फिर से स्पुतनिक वैक्सीन भी उपलब्ध रहेगी। हमारे संवाददाता राज वर्मा ने सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव से खास बातचीत की। आइए देखिए। हरियाणा में कल वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव की शुरुआत की जाएगी। पूरे हरियाणा में करीब 7 लाख से ज़्यादा एक दिन में वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया गया है। इस सब के बीच गुरुग्राम को भी सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कितनी वैक्सीन कल गुरुग्राम में लगेगी और क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव। सर, कल मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हरियाणा में हो रही है। गुरुग्राम में कल कितनी वैक्सीन लगेंगी और क्या कुछ तैयारियाँ हैं? बिल्कुल, कल अनाउंसमेंट नहीं, परसों ये अनाउंसमेंट करी गई थी माननीय एसीएस महोदय द्वारा कि 27 तारीख को हरियाणा में मेगा वैक्सीन ड्राइव डे मनाया जाएगा और संभवतः ये आने वाले हर वीक में या फोर्टनाइट में इसको मनाने की तैयारी रहेगी, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। इसलिए मेन इशू ये रहेगा कि कल कुल मिलाकर हरियाणा में 7.25 लाख लोगों का हमने टारगेट रखा है और अगर ये 7.25 लाख का टारगेट कल अचीव नहीं हो पाता तो इसको सैटरडे को एक्सटेंड करके टोटल यानी अगले 24 घंटों में हम 7.25 लाख लोगों को हरियाणा में टीकाकरण करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में गुड़गांव को मैक्सिमम टारगेट मिला है 60,000, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 60,000 में से 60% यानी 36 हज़ार से लेकर हम 40,000 के बीच में सेकेंड डोज लगाएंगे और 40% फर्स्ट डोज लगाएंगे, यानी तकरीबन अगर बात करूं तो 24-25 हज़ार फर्स्ट डोज लगाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि 60,000 का टारगेट हम कल ही अचीव कर पाएँ या इससे भी ज़्यादा अगर पॉसिबल हुआ तो हम 70-75 हज़ार तक इस टारगेट को कल ही अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो कितने ऐसे कैंप लगाए जाएंगे जहां पर ये मेगा ड्राइव शुरू होगा गुरुग्राम में, और कितनी मैन पावर जो है इस सब में लगेगी, यानी कि तैयारियों की बात करें?
बिल्कुल, हमने इसके लिए अपना एक स्ट्रेटजी जो तैयार की है, हमने अपने सभी जो पीएचसीज़ हैं उनको बोला है कि अपनी पीएचसी पे तो आपने वैक्सीनेशन करनी ही है, इसके अलावा अन्य जगह पर भी कैंप लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर हम 150 के करीब सिर्फ गवर्नमेंट सेटअप में कैंप्स लगाने की कोशिश करेंगे और 50 से ज़्यादा कैंप हम प्राइवेट सेटअप में भी उम्मीद करते हैं कि वो लगाएंगे। कुल मिलाकर हम 200 से अधिक कैंप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 से 5 ड्राइव थ्रू, 4 तो ड्राइव थ्रू कंफर्म हो चुके हैं एक्सक्लूसिव सेकंड डोज के। एक मेट्रो स्टेशन पे जो है वो भी ड्राइव थ्रू या लाइव जो सेशन हमेशा चलता रहा वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा कोविशील्ड के सेशंस रहेंगे 33 पीएचसी पे और 4 ऐसी हमारी पीएचसी रहेंगी जिन पे कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के सेशन चलेंगे। तो कोवैक्सीन के भी कुल मिलाकर 5 ऐसे हमने ड्राइव थ्रू या सेशंस बनाए हैं जहां 500 की हम डोज रखने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी इंडस्ट्री एरिया में जिनकी सेकंड डोज ड्यू थी उनकी भी एक लिस्ट तैयार करके इंडस्ट्रीज़ एरिया में भी हम चारों इंडस्ट्री एरिया में कैंप सेटअप कर रहे हैं। कुल मिलाकर हम कोशिश ये करेंगे कि 70,000 तक का टारगेट जो है 60,000 से ज़्यादा का टारगेट वो कल ही हम पूरा कर पाएँ। तो 2 वैक्सीन कल लगाई जानी है। स्पुतनिक भी इससे पहले गुरुग्राम में लगी है और पहला ही गुरुग्राम ऐसा जिला रहा है देश भर में जहां स्पुतनिक की उपलब्धता थी। अभी फर्स्ट डोज नहीं मिल पा रही है, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि स्पुतनिक की फर्स्ट डोज सरकारी सेटअप पे एक बार फिर से मिलनी शुरू हो? उम्मीद है कि अगले सप्ताह एक बार दोबारा जिन सीएसआर के माध्यम से हमें स्पुतनिक मिली थी वो हमें 5,000 डोजेज और देंगे, तो सितंबर पहले सप्ताह में हम शायद एक बार फिर से स्पुतनिक की पहली डोज दे पाएंगे। तो कल गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग का प्रयास यही है कि जो 60,000 वैक्सीन का एक दिन में टारगेट मिला है उसे 60 की बजाय 70 तक पहुंचाया जाए। इसके लिए 200 केंद्र जो है वैक्सीनेशन के वो सेटअप किए जाएंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना के खिलाफ ये वैक्सीन जो है वो मिल सके। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। एक तरफ पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। गुरुग्राम के तिगरा पीएचसी के सेक्टर 49 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक शख्स को हेल्थ विभाग ने कोवैक्सीन की दूसरी डोज की जगह पर कोविशील्ड को दूसरी डोज लगा दी। पीड़ित की माने तो उन्होंने बताया था कि उन्हें पहले तो वैक्सीन लग चुकी है और उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिखाया था, लेकिन इस सेंटर में दूसरी डोज के तौर पर दोनों ही वैक्सीन लग रही थी और यही कारण है कि वैक्सीन लगाने वाले स्टाफ ने सर्टिफिकेट देखने के बाद भी कोवैक्सीन की जगह पर कोविशील्ड लगा दी। वहीं आप इस पूरे मामले में हेल्थ विभाग की माने तो हेल्थ विभाग का ही कहना है कि जिस सेंटर का पर वैक्सीन लग रही थी उस सेंटर पर दोनों तरह की वैक्सीन उपलब्ध थी और अलग से कोवैक्सीन और कोविशील्ड स्टॉल बना रखे थे और वैक्सीन लगवाने वाले आए शख्स पर सर्टिफिकेट भी नहीं था और उन्हीं के कहने पर उनको कोविशील्ड की डोज लगाई। सिंह है। आज मैं यहाँ पे कोवैक्सीन की सेकेंड डोज लगाने आया था क्योंकि कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज ही लगी थी मेरे को, बट इन्होंने इस सेंटर के अंदर कोविशील्ड भी लग रही है, कोवैक्सीन भी लग रही है, तो उन्होंने कन्फ्यूजन में मेरे को कोविशील्ड का सेकंड डोज लगा दिया, बट लगना कोवैक्सीन था। डिस्पाइट मैं इनको अपना फर्स्ट डोज का सर्टिफिकेट भी दिखाया जिसमें कोवैक्सीन लिखा हुआ है, अपना फ़ोन इनके हाथ में पकड़ाया, बट इनकी लापरवाही के वजह से मेरे को सेकंड डोज उन्होंने गलत लगा दिया। क्या आपने इनको इन्फॉर्म किया था कि क्या आपको कौन सी वैक्सीन लगनी है? बकायदे इनको पूरा फ़ोन दिखाया जिस पर सर्टिफिकेट था। इन्हीं के मामला संज्ञान में आया था। हमारी तिगरा अर्बन हेल्थ सेंटर है, उसके अंतर्गत एक रोजवुड सिटी है, वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और जहाँ पे हमारी दोनों तरह की वैक्सीन लग रही थी, कोवैक्सीन भी और कोविशील्ड भी, लेकिन प्रॉपर डिस्प्ले था कि कहाँ कोविशील्ड की टीम बैठी है, कहाँ कोवैक्सीन की टीम बैठी हुई है। तो एक सज्जन आए थे और वो अपना टीकाकरण करवाने के लिए दूसरी डोज के लिए जब वो सेंटर पे आए तो हमारे स्टाफ ने, क्योंकि वो प्रोसेस होता है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हम उनका वैक्सीनेशन करते हैं, तो उनसे कहा कि आपने पहला डोज कहाँ लगवाया है, तो उन्होंने कहा कि पहला डोज मैंने बाहर लगवाया था। तो बोले क्या वैक्सीन लगवाई थी आपने, कौन सी? बोले जो आप वैक्सीन लगा रहे हैं कोविशील्ड यही लगाई थी। तो बोले आप सर्टिफिकेट अपना मुझे दिखा दीजिए। तो बोले अभी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। बोले मोबाइल में होगा, बोले मोबाइल में भी नहीं है, मैं बाद में आपको दिखा देता हूँ। स्टाफ ने बोला कि सर्टिफिकेट के बाद ही हम करेंगे टीकाकरण, तो इस बात के लिए जिद करने लगे नहीं कि आप वैक्सीन अभी लगाइए, मैं अभी मंगवा के आपको दिखा देता हूँ। तो स्टाफ ने उनका वैक्सीनेशन किया। जैसे वैक्सीनेशन किया तब वो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो वो वैक्सीन लगा था और ये आपने कोविशील्ड लगा दिया, जबकि वो काफ़ी वेल एजुकेटेड थे, उनके साथ उनका सिक्योरिटी गार्ड और काफ़ी लोग भी आए थे और बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया है, इससे पता चलता है कि वो पढ़े लिखे हैं।
और बाद में उनको हमने 1 से 1.5 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा, वहीं पे सेंटर है एब्सोल्युटली ओके हैं, क्योंकि ऐसा रिसर्च भी चल रहा है कि क्या एक एंटीजन अगर जो लगाया गया है और दूसरा एंटीजन दे दे तो उससे कोई तकलीफ होती है, तो उसमें बल्कि उल्टा ये पाया गया कि नहीं, बहुत अच्छा एंटीबॉडी उसमें जनरेट हो रहा है। गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट घोटाले के मामले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए निगम कमिश्नर को लेटर लिखा है और इसके साथ साथ कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट सबलेट पर किसी दूसरी कंपनी को सौंप दिया, जिसको लेकर नगर निगम की सदन की बैठक में पार्षदों के हंगामे के बाद इस मामले की विभागीय जांच के आदेश जारी किए गए थे। जांच में सामने आया कि कैसे विवादित कंपनी ने नियमों का दुरुपयोग करके इस गड़बड़ झाले को अंजाम दिया और इस बार इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे ISFL कंपनी इमारती मलबे की डंपिंग अवैध तरीकों से अरावली सेक्टर 37 गोल्फ कोर्स रोड और शहर में खाली पड़ी तमाम जगहों पर काम कर रही थी और इसका निस्तारण कर इंटरलॉकिंग टाइल्स के साथ अन्य चीजें बनाई जानी थी। एक निजी कंपनी पर नगर निगम प्रशासन है मेहरबान। यह प्रश्न आज गुरुग्राम में नगर निगम के तमाम पार्षद और जिले के कई लोग उठा रहे हैं। प्रश्न इसलिए कि अब गुरुग्राम की अगर बात की जाए, गुरुग्राम में एक विवादित कंपनी ILFS, जिसे गुरुग्राम में मलबे के निस्तारण का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन उस पर एक और आरोप लगा था कि उन्होंने इस निस्तारण के लिए खुद काम करने की बजाय एक और कंपनी को सबलेट कर दिया गया था। हालांकि इस मामले पर पार्षदों की आवाज़ उठाने के बाद जांच भी बिठाई गई और जांच में यह पाया गया कि गलत तरीके से ILFS ने एक कंपनी को सबलेट किया। बावजूद उसके नगर निगम की एक और मेहरबानी इस कंपनी पर अब होने जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के बसई के पास, जहां ILFS का निस्तारण का वो प्रोजेक्ट है, जहां पर मलबे को क्रैशर में और इंटरलॉक टाइल में जो है बनाया जाता है। लेकिन उसके साथ अब नगर निगम के द्वारा इस कंपनी को 5 एकड़ और जमीन देने की तैयारी की जा रही है। गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम में हॉस्टल 2014 से बंद पड़ा है और ऐसे में प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी महंगे कमरे किराए पर लेकर रहने को मजबूर हैं। स्टेडियम से दूर रहने के चलते खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वहीं महंगे कमरे के किराए के चलते खिलाड़ी अपनी डाइट पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खिलाड़ियों को खेल के प्रैक्टिस करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस बारे में खिलाड़ियों से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने खास बातचीत की। आइए। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम के हॉस्टल के बाहर। ये नेहरू स्टेडियम का वो हॉस्टल है जहां आप देखेंगे बोर्ड तो लगा है टेबल टेनिस स्पोर्ट हॉस्टल। ये बाकायदा ऊपर भी अगर बात करें ट्रेनिंग सेंटर का, यहाँ पर ठीक साथ में ये एक हॉस्टल है, जो कि यहाँ पर अगर बात करें खिलाड़ियों के लिए, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या दूसरे जिलों से आकर रहते हैं या गुरुग्राम से आसपास के किसी ज़िले से आकर के यहाँ पर जो प्रैक्टिस करते हैं, उनके यहाँ रहने की सुविधा यहाँ पर हो, उसके लिए ये हॉस्टल बनाया गया था। लेकिन लंबे समय से ये हॉस्टल बंद है, यहाँ खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था नहीं। ये वही हॉस्टल है जहाँ सुमित काला जैसे खिलाड़ी जो हैं जहाँ रह कर के प्रैक्टिस करते थे, लेकिन लंबे समय से ये हॉस्टल जो है वो बंद यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये एक बड़ी समस्या जरूर तमाम खिलाड़ियों के सामने है, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अगर रहती है। सबसे पहले कुछ खिलाड़ियों से ही बात करेंगे। इस हॉस्टल की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस के लिए आते हैं, आप गुड़गांव से या किसी आसपास, कहाँ से आप रहे हैं? मैं भिवानी से हूँ सर, और 2015 से मैं यहाँ आया हूँ। 14 से हॉस्टल बंद हो चुका है, रिपेयरिंग की वजह से हॉस्टल को बंद किया गया था और हम बाहर रह रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत दिक्कत सी महसूस हो रही है, काफ़ी किराया भी लग जाता है आने जाने का। इस वजह से रिक्वेस्ट यही की जा रही है कि जल्द से जल्द हॉस्टल को तैयार किया जाए। तो ये अतिरिक्त एक खर्च आप लोगों के ऊपर अलग पड़ता है कि बाहर किराए पे रहते हैं तो, क्योंकि डाइट भी देखनी है, रहने की व्यवस्था भी है, तमाम एक बड़ी चुनौती जरूर रहती है। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। बाहर अपने घर वाले इतना खर्चा दे नहीं सकते क्योंकि गुड़गांव शहर इतना सस्ता है नहीं, तो हमें कोई पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। अभी जाके हम नाइट में जॉब भी करेंगे, जैसे कोई जोमेटो डिलीवरी, और मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ खुद,
इससे बहुत दिक्कतें आती हैं खर्चा उठाने में। जॉब का उद्देश्य यही ताकि अपने खेलों का भी ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें और हॉस्टल भी, रहने की व्यवस्था भी हो। जी बिल्कुल, और रहने की और खाने पीने का अपने खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, और घर वाले कब तक देंगे। आप खुद कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरीके से यहाँ पर आप? जी मैं राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का हूँ। यहाँ पे गुड़गांव में हम किराए पे रहते हैं, क्योंकि ये हॉस्टल बंद होने के बाद जी अफोर्ड बाहर आपको पता है कितनी महंगाई है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये रिपेयर हो जाए, जिससे हम अपना खर्चा भी, हमारी डाइट भी, सब कुछ हम अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकें। यही मैं चाहता हूँ कि खिलाड़ियों को जल्द से जल्द सुविधाएं करवाई जाए। तो ये था तो इस सुविधा के लिए कि जहाँ खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस कर सके, लेकिन चर्चा करेंगे ये बच्चे जो खिलाड़ी, हमारे युवा जो खिलाड़ी हैं जो कि देश के लिए पूरे विश्व में जो है भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, इनको तो हालांकि कोई 14 से कोई 15 से, आप लंबे समय से यहाँ पर प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप खुद भी खेले। अगर हम बात करें इस हॉस्टल की, बंद क्यों किया गया था, क्या कुछ कारण था, आप क्या कहेंगे? सर ये 2014 में बंद हुआ था हॉस्टल जी। तो सरकार ने पहला मुद्दा ये रखा था कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। अगर सरकार के पास स्पोर्ट्स का बजट नहीं है, जैसे अब ओलंपिक हुआ तो कहते हैं मेडल लाओ, हॉस्टल जैसे बंद हो गया, अभी बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सारे ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। ये अब डाइट खाएं या किराया दें, या फिर डाइट नहीं खाएंगे तो एक्स्ट्रा टफ पे हमारे यहाँ 2-4 साल से बाद ज़्यादा प्लेयर नहीं खेल सकता, इतना हार्ड प्रैक्टिस होती है। तो ये हॉस्टल खुल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, बच्चे यहाँ पे आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं, ग्राउंड के पास है बिल्कुल नज़दीक, सुबह उठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, शाम को भी। पहले भी ऐसा होता था जी, तो लेकिन सरकार ने ये बंद कर दिया। वैसे रीज़न ये बताया कि हमारे पास बजट नहीं है। अब बच्चे, सरकार कहती है कि स्पोर्ट्स में आगे ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में मेडल आए, इस साइड में मेडल आए। जब इन बच्चों को गरीब घर से हैं, जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो किराया कहाँ से, वो भी गुड़गांव जैसे शहर में रह के किराया देंगे या खाएंगे खाना? जब खाना नहीं खाएंगे, डाइट नहीं खाएंगे, खाली दाल रोटी से काम नहीं चलता जी। प्रॉपर ढंग से डाइट जब तक नहीं लेंगे तो तब तक स्पोर्ट्समैन कहाँ से बनेंगे। प्रदेश में खेल की कमियां गिनवा रहे हैं। जो खिलाड़ियों का तो उत्साह है, खिलाड़ियों में तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन कि कैसे अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करे, लेकिन खेल लचर खेल व्यवस्था, खेल विभाग, सरकार का विभाग उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां का खेल मंत्री जो है वो खुद एक बड़ा खिलाड़ी रहे, हॉकी टीम के कप्तान रहे। अगर उनको भी तमाम इस तरह की खामियां गिनवानी पड़े, इस तरह की बातें रखनी पड़े, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह की बातें ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सोचने का मुद्दा जरूर है। ये वो हॉस्टल है जो अब बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में जरूरत है कि जब खेलों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया की बातें की जा रही हैं, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाए। जो 2014 से ये हॉस्टल बंद पड़ा है, इसको फिर से शुरू किया जा सके, इसका निर्माण कराया जा सके, ताकि जो खिलाड़ी कहीं ना कहीं ऐसे महंगे खर्चों के कारण आगे कहीं ना कहीं उनको बढ़ने में मुश्किलें आती हैं, दिन भर की इस प्रैक्टिस के बाद उन्हें शाम को नौकरी करनी पड़ती है, उनके सामने एक व्यवस्था नजर आए। सरकार जो वादे करती है वो व्यवस्था नजर आए। ये एक बड़ा प्रश्न तमाम खिलाड़ियों का भी है, तमाम लोगों का भी है, उनके परिवार के लोगों का भी है, जो कि गुरुग्राम के नेहरू स्टेडियम के हालात हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ दीपक शर्मा। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक बिल्डर के द्वारा एक ही प्लॉट दो लोगों को फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है, जिसके चलते इस बिल्डर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले लोग अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल गुरुग्राम में ब्रह्मन सिटी प्राइवेट लिमिटेड और क्रिश रियल टेक के द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 60, 61, 62, 63 और 65 में सोसाइटी बनाने के नाम पर लोगों को प्लॉट और फ्लैट बेचे गए थे, लेकिन बिल्डर के इन प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 3 दर्जन से ज्यादा लोग आज अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। निवेशकों के अनुसार उन्होंने प्लॉट की 70 से 90% तक की रकम, जो कि करोड़ों रुपए, वो तो बिल्डर को दे दी, लेकिन जब पोजीशन का समय आया तो उन्हें पता चला कि प्लॉट उन्हें दिया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि कई बार बिल्डर को नोटिस तो दे चुके हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से अब तक ना ही उनके द्वारा पैसे प्लॉट की सूची कोई दी जा रही है और ना ही कोई ऐसा जवाब जिसको लेकर अभी 1 सप्ताह का उन्हें और समय दिया गया है। और इनको 2014 तक पैसे दिए हैं, ये पूरे कम से कम सैकड़ों आदमियों ने पैसे दिए हैं, और इन्होंने प्लॉट ना तो प्लॉट ही दिए और ना उनके पैसे वापस किए हैं। और इन्होंने फ्रॉड कर रखा है, फ्रॉड ये कर रखा है, एक प्लॉट को 2 बार बेच रखा है। ये आपका कतियाल, अमित कतियाल और गुलबीर बदान, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और ये पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, और ना उनको प्लॉट दे रहे हैं, ना उनकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, और ना उनको प्लॉट का कब्जा दे रहे हैं। तो इनको इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई इन दोनों को, इनके ये लाइट में आए और इन दोनों के खिलाफ FIR हो और इन दोनों को अरेस्ट किया जाए। अधिकारियों ने ये कहा था कि हम रजिस्ट्री करा के देंगे, लेकिन आज तक यहाँ भी ये चक्कर काट रहे हैं, अभी तक रजिस्ट्री तो हुई नहीं है, ना किसी को कब्जा मिला है। ब्रह्मा सिटी का है ये प्रोजेक्ट, सेक्टर 60 से लेकर 65 तक। करीब ये 2010 में इनको लाइसेंस इशू हुआ था और 2011-12 से इन लोगों ने अलॉटमेंट देना स्टार्ट किया था।
गुरुग्राम में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल कराने के नाम पर एक खिलाड़ी से 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर सेक्टर 50 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन करनी शुरू कर दी है। न्यू पालम बिहार में रह रहे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के अंशुल 2011 के दौरान भारतीय स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलते थे। अंशुल की मुलाकात बापरोला क्रिकेट एकेडमी के राज राजपूत से हुई थी और उससे उन्हें दीपक नामक युवक से मिलवाया था। दीपक ने पूर्वोत्तर राज्य की ओर से क्रिकेट खेलने के नाम पर 1 लाख रुपए ले लिए। फिर उसने एक कोच से मिलवाया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश एसोसिएशन को लेटर भी दिखाया, जिसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया। और फिलहाल इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।